नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए इनिशिएटिव के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और आपको बताते हुए हमें बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने अपने विगत एक वर्ष की यात्रा आज औपचारिक रूप से पूरी कर ली है। 17 अक्टूबर 2020 से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और आज 17 अक्टूबर 2021 है। इस विगत वर्ष में हमने अच्छे और बुरे अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और हम उन सभी छात्रों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि इस विद्या एजुकेशन परिवार के साथ जुड़ के और हमें अपना विश्वास दिखाया, जिसका परिणाम ये है कि आप नए कीर्तिमान रच रहे हो और साथ ही आपने टेस्ट में, ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में बहुत मेहनत की, बड़ी शिद्दत के साथ आपने अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव किया है। आज इस नए इनिशिएटिव प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कक्षाओं में टाइम लिमिट की समस्या होती है, हम उससे निजात पा सकें। कुछ गुणवत्तापूर्ण पूर्वक कंटेंट जो है हम आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा पाए। साथ ही हम उन टीचरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो लगातार हमारे संस्थान में लगातार बड़ी ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने योगदान को सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे इस बात का हर्ष हो रहा है कि आपकी मेहनत का ही परिणाम है, जिसके कारण आपके टेस्ट के मार्क्स लगातार टेस्ट में इम्प्रूव हो रहे हैं और इस बात के लिए आप आश्वस्त करा रहे हो हमारे संस्थान को कि आप बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में आप दे पाओगे। साथ ही मैं उन बच्चों से भी ये एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी जर्नी को बीच में ब्रेक मत करिएगा। लगातार इस जर्नी को चलते रहने दीजिए, लगातार इस यात्रा को चलते रहने दीजिएगा, लगातार आप परिश्रम करिएगा। बस एक बात का ध्यान में रखिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना कंसिस्टेंट हुए आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। एक और बात कि इस प्रोग्राम से आपको लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जो क्लासेज में जो चीज़ें नहीं हो पाती थी, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती थी, क्लास टाइम लिमिटेशन के कारण हम वो नहीं कर पाते थे। ऑनलाइन इनिशिएटिव शुरू होने के बाद वो गुणवत्तापूर्वक कंटेंट जो हो गए आपको उपलब्ध हो पाएंगे। बस हमें इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना था और हमें उम्मीद है कि आप लगातार हमारे इस परिवार को फलने फूलने में मदद करेंगे और लगातार इसके साथ आप जुड़े रहेंगे। कहते हैं कि जो पूरी हो जाती है आसानी से ख्वाहिशें, पुरजोर मेहनत का फिर इस्तकबाल कौन करता, ना होते जो जिंदगी में जंग करने वाले सिपाही, तो इस दुनिया में नए नए कमाल कौन करता है। धन्यवाद। इसी के साथ हम बच्चों आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारी बात आज पूरी हुई। इस इनिशिएटिव प्रोग्राम का पर्पज क्या है? आपको गुणवत्तापूर्वक कंटेंट उपलब्ध कराना। तो सबसे पहला सिलसिला आज हम स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट पेपर से। आज का टेस्ट एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं और कम समय में ही हम ज्यादा चीजें पाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला सवाल आज का था, आज के प्रश्न में था, पवित्र भूमि किस शहर को कहा जाता है? सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आंसर हम बाएं तरफ टिक करेंगे और जो रफ वर्क है हम दाहिने तरफ बताएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। इस प्रोग्राम का यही पर्पज है कि आपको आंसर तो पता है, पर उसके साथ बहुत सारी इंटरलिंकिंग वाली चीजें होती हैं जो कि जरूरी है आपको लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में रहने के लिए। जरा हम देखते हैं, पवित्र भूमि किस शहर को कहा जाता है बच्चों? तो पवित्र भूमि यरूशलेम को बोला जाता है। पवित्र भूमि यरूशलेम को बोला जाता है। आपके मन में सवाल उठेगा क्यों? तो इसका जवाब है, इसलिए बोला जाता है कि यरूशलेम ईसाई प्लस यहूदी प्लस इस्लाम तीनों धर्मों का समागम स्थल है। यरूशलेम ईसाइयों के लिए इसलिए पवित्र माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट ने की कर्म भूमि मानी जाती है और यहूदियों की जन्मस्थली ही है। यहूदियों का सुलेमान साम्राज्य देखेंगे आप तो यहीं पे है, यहूदी यही फले फूले। इस्लाम में इसलिए ये पवित्र माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब
यहाँ से जन्नत की यात्रा करते हैं, तो इसलिए यरूशलेम इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चार नाम आए हैं, आपको पता हो गया आंसर। पहले प्रश्न का आंसर है यरूशलेम। न्यूयॉर्क, आपको पता है न्यूयॉर्क का उपनाम है बिग एप्पल। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल बोला जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम यहाँ पे देखते चलेंगे। नॉर्वे पता ही होगा, ये स्कैंडिनेवियाई देश है यूरोप का। बगदाद कहाँ पे है बच्चों, बताइएगा। बगदाद इराक का एक शहर है। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स अगर रहेंगे वो भी हम चर्चा करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का कहवा मंडी किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है। रोम, रोम के बारे में कुछ फैक्ट्स आप बता सकते हैं? कमेंट में बताइएगा अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा पता है। रोम को शाश्वत नगर भी बोला जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बात है कि वनडे एग्जाम में जो फैक्चुअल प्रश्नों की बाढ़ होती है, तो आपको फैक्चुअल प्रश्न को करने के लिए आपको कुछ इंटरलिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। सहकारी समितियों का उल्लेख आगे चलते हैं हम। सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के 9th। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 9th बी में है। जरा हम ये देख लेते हैं कि 9th में क्या है। 9th में पंचायत है, पंचायत। 9th ए में नगर पालिका और 9th बी में सहकारी समितियों का उल्लेख है। 10वीं में क्या है? 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में वर्णन है। तो तीसरे का आंसर हो गया सी। 10वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और कब जोड़ी गई? 1985 में। देखिए बच्चों, आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पे एक समस्या नहीं आई कि गठबंधन की सरकारों के साथ जो होता था वो चीजें नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में ये था, संवैधानिक रूप से अस्थायित्व था। लेकिन जो ही मोरारजी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार का पतन होता है, गठबंधन की सरकार आना शुरू होती है, तो वहां से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। संवैधानिक स्थिरता नहीं थी, सरकार में स्थिरता नहीं थी, जोड़ तोड़ का गठबंधन चल रहा था। तो इस चीज से निजात पाने के लिए दल बदल परिवर्तन कानून लाया गया, ताकि बार बार जो दलों का परिवर्तन हो रहा उसे रोका जा सके और संवैधानिक रूप से स्थिर सरकार प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस संविधान में, निम्नलिखित में से संविधान द्वारा मान्य भाषा नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इसलिए कि गुजरात, तमिल, नेपाली ये सभी लगभग 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान द्वारा मान्य भाषा है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 है, सभी को पता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 है। इसमें कलर कितने होते हैं और जो 24 तीलियां हैं वो घंटों को जिक्र करती है, घंटों का वर्णन करती है। और इसके कलर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कौन कौन से कलर हैं, और इसका अनुपात है 3:2। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध केंद्र और राज्य की पारस्परिक संबंधों से है। देखिए बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच में हमारा संवैधानिक ढांचा संघीय भी है। एक चीज याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य में पावर ऑफ सेपरेशन है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है। कुछ चीजें केंद्र के पास शक्तियां निहित है कुछ में, और कुछ राज्यों को मिली है। तो केंद्र के और राज्यों के बीच क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है अक्सर शक्तियों को लेके। तो इसी चीज के सेटलमेंट के लिए, इसी चीज के विवादों को निपटान के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया, और केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध को अच्छे तरीके से देखा जा सके और जो कमियां हैं उसको फिर सुधार किया जा सके। इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था, केंद्र राज्य की पारस्परिक संबंधों के बारे में। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213 में। 123 में क्या है? 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 223 में क्या है बताइएगा आप कमेंट करके।
223 में आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 223 में क्या है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। जिस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है, उस देश का क्या नाम है? जिस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है, उस देश का नाम जर्मनी है। देखिएगा, ये करंट की सीट से सीधे सवाल आपसे उठाया गया था, सीधे आपसे सवाल ये पूछा गया था करंट की सीट से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में जिस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है, उस देश का नाम है भारत। ये भी करंट की सीट से सीधा सवाल आपसे था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए राजेश बिंदल जी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए, इन दिवसों का पर्पज होता है वुमेन एम्पावरमेंट, और जो लैंगिक असमानता विद्यमान है उसे कम करने का प्रयत्न किया जाए। इसी कारण ये सारे दिवस जो आयोजित किए जाते हैं अवेयरनेस लाने के लिए। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल पंचक क्षेत्र में आते हैं। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा जाए, अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर्स हैं अगर उन्हें देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र हैं, फिर चतुर्थक क्षेत्र हैं, फिर पंचक क्षेत्र हैं। प्राइमरी में कृषि, द्वितीयक में उद्योग धंधे हैं, तृतीयक में सेवा क्षेत्र है, चतुर्थक में सेवा क्षेत्र के उन्नत रूप को हम चतुर्थक क्षेत्र में रखते हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, ये चतुर्थक क्षेत्र में रखे जाते हैं। पंचक क्षेत्र में सुपर स्पेशलाइजेशन वाले, वैज्ञानिक नवाचार करने वाले व्यक्तियों को रखा जाता है, जिन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है, इसलिए पंचक क्षेत्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। देखिए, समष्टि और व्यष्टि दो चीजें हैं। समष्टि जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और व्यष्टि जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो स्तर पर देखें तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी फर्म के बारे में माइक्रो स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जिसे व्यष्टि स्तर पर अध्ययन हम करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में रोजगार से संबंधित मुद्दे, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे जो रखे जाएंगे, राजकोषीय नीति से संबंधित, बजट से संबंधित जो मुद्दे होंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में ये था बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाएगा, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाएगा, जिसे हम समष्टि बोलेंगे, समष्टि स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, और इसके बारे में आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या कारण है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत के संवैधानिक प्रणेताओं ने अपनाया। उसका कारण था हमारे पास संसाधनों का ना होना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम इसलिए नहीं अपना सकते थे क्योंकि हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी में हम पीछे थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम इसलिए नहीं अपना सकते थे कि हमारे पास संसाधन सीमित थे। समाजवादी मॉडल जो है असीमित संसाधन पे निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर समाज के सभी हिस्सों में संसाधनों का समान वितरण की बात की जाती है। ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास, इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास संसाधन असीमित हो। क्यों? क्योंकि सीमित संसाधनों पे आप संसाधनों का समान वितरण कभी नहीं कर पाएंगे। तो भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ये तय किया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाएं तो ही बेहतर होगा, जिससे कि हमारा जो पिछड़ा तबका है वो वंचित न हो पाए। इसमें ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत का राजधानी शहर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। दिसपुर जो है पूर्वोत्तर भारत असम की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, पणजी गोवा की राजधानी है। तो यहाँ पे पणजी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है। 10 डिग्री चैनल जोड़ता है अंडमान निकोबार, अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार को। अगला क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट लंबा है? देखिए, सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का। लेकिन यहाँ पे गुजरात ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा तटरेखा किसका है? गोवा का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। और लगभग कितने तटीय राज्य हैं? उनकी संख्या कितनी है? 9 है। 9 तटीय राज्य हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर, अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आंसर है 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप बताइएगा आंसर में कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये देखिएगा ग्लोब है, ग्लोब पे बीचों बीच इक्वेटर 0 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। आगे चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के आधार व जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर 7वां है और जनसंख्या के आधार पर दूसरा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या के आधार पर दूसरा, तो पहले 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही हो गया। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है साल्ट सेट। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने का ये उद्देश्य था कि आप साल्सेट द्वीप के बारे में जानते हैं कि नहीं, और मुंबई के बारे में आपको पता ही होगा, ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ पे माजुली के बारे में देखिए ये असम में है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। साल्सेट द्वीप है, मुंबई जो है साल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है, बड़ी आबादी वाला शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसलिए साल्सेट द्वीप इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? परमाणु वैज्ञानिक थे, किस देश के थे? वो पाकिस्तान के थे। वहां के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। अगला सवाल है, श्वेत महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान के लिए समर्पित इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं, कई देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है इसमें। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो 24 में ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर के भीतर नहीं होता? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर के भीतर नहीं होता। यहाँ पे कैरोटीन के रूप में, ये प्रो विटामिन ए के रूप में हमारे शरीर में होता है, वो बाद में कन्वर्ट विटामिन ए में होता है, तो यहाँ पे विटामिन ए सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम ये अमीनो एसिड है। हार्मोन जो होते हैं वो एक्सोक्राइन हो सकते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो सकते हैं। यहाँ पे इस डिस्कशन में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम नए नए गुणवत्तापूर्वक कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।